तो 16वें अध्याय में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा था बच्चा अभी तक इकोनॉमिक्स में? अर्थशास्त्र में क्या-क्या पढ़ा अभी तक? कोई बताएँगे? जैसा हाँ बच्चा, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, है ना? 15वें अध्याय में जो है दूध प्रतिनिधि पढ़ने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे अगला जो अध्याय था राजपुत्र रक्षणम, यानी किस प्रकार के पुत्र को किस प्रकार से उन्हें सुधारना चाहिए या क्या करना चाहिए, ये सब हम लोगों ने 16वें अध्याय तक देख लिया था। अब इसके बाद 17वां अध्याय आता है, जिसमें मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कुछ खास था नहीं, है ना बच्चा? उसमें एक कोटेशन जो है आप पढ़ सकते हैं, है ना? एक कोटेशन आप एग्जाम के पॉइंट एक ही इम्पोर्टेंट लगा मुझे, अन्य जो है उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, ठीक है? पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। एक राइटिंग पैड। हाँ, निधि पढ़ो उसको। जी सर। उपस्थितं च राज्येन मद ऊर्ध्वम् इति सा अन्वेत एक स्थमथं समरुद्धान्त पुत्रवान् वा प्रवासयेत्। हाँ बच्चा, ये जो है ना, ये जो कोटेशन है, ये 17वां अध्याय जो है ना? उसका अंतिम कोटेशन है। उससे पूर्वक और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है ना? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तो लास्ट में कोटेशन आता है, तो इसमें विषय वस्तु ये है कि मान लीजिए एक राजा को जो है सबसे पहले अपने राजकुमार को, अपने बेटे को समझाना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, है ना? कि देखो मेरे बाद जो है आने वाले टाइम में ये सब चीज तुम्हारा ही होने वाला है ना? इसलिए जो है मेरे प्रति जो है भक्ति रखो, है ना? कई कई बार होता है ना कि घर में झगड़ा वगैरह होता है, तो अ, बोलते हो ना घर वाले के क्यों झगड़ रहे हो, किस लिए लड़ रहे हो, है ना? आने वाले टाइम में सब तो तुम्हारा ही है ना? उसी प्रकार यहाँ भी कौटिल्य जो है राजा को ये संदेश देता है, ये समझाते हैं कि सबसे पहले तो प्यार से उसे जो है ना एक छोटे बच्चे की तरह समझाना चाहिए कि देखो ये सब चीज जो है आने वाले टाइम में तुम्हारा ही होने वाला है ना? ये तो नहीं समझता है, ठीक है? और राजा का जो एकलौता पुत्र है ना? मान लीजिए कोई बेटा ऐसा है जो एकलौता एक ही पुत्र है, वो अधार्मिक है, बिल्कुल जो है राजा का या अपने पिता का बात नहीं मानता है, अधर्मी है, दुष्ट है। तो ऐसे कंडीशन में उस एकलौते पुत्र के साथ क्या करना चाहिए? उसे बंदी बना के रखना चाहिए या फिर एक से अधिक पुत्र है ना? तो जो भी पुत्र अपने पिता के प्रति पितृभक्ति नहीं दिखा दिखा रहा है, तो उसे देश निकाला या उसका वध कर दे। ये सब कंडीशन यहाँ पे लास्ट में वो बताते हैं। हाँ, इसी में यहाँ पे क्या कहा गया है? उपस्थितम च राज्येन मद ऊर्ध्वम इति, मद ऊर्ध्वम यानी मेरे बाद, है ना? शांतव्यत है, शांति पूर्वक से आसानी से जो है संतुष्ट करते हुए उसको राजकुमार को कैसे कंट्रोल करे, इसके लिए एक राजा को क्या कहना चाहिए? उपस्थितम च राज्यम, है ना? यानी उसे अपने पास बुलाकर, है ना? राजकुमार को प्यार से, है ना? बुलाकर जो है क्या कहना चाहिए कि मद ऊर्ध्वम, मत शब्द किसके लिए आए बच्चे यहाँ पे? मत ऊर्ध्वम इति, हाँ इसके लिए बच्चे राजा के पुत्र के लिए। मत 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 मतलब सर यहाँ पे शायद मोती मतलब आदेश मेरे बाद मत ऊर्ध्वम, बात में मत मतलब मतलब यहाँ राजा का जो बात है वो बात हाँ जब मानता है हाँ तो तब अवरोध नहीं करेगा, इस मतलब हिसाब से यहाँ पे बोला गया है। और हाँ बात नहीं माने तो अवरोध मतलब बंधन करना है, उसको बांधना है। हाँ, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि सबसे पहले उपस्थितम च, है ना? सबसे पहले उसको प्यार से अपने पास बुलाए, है ना? आप कुछ कह रहे हो विशाल? रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना? ठीक है। उसको उपस्थित हम अपने पास बुलाकर क्या कहना चाहिए? शांत है ना? शांति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए, उसको खुश करने के लिए कहना चाहिए, प्रसन्न करने के लिए मत ऊर्ध्व मेरे बाद जो है ये जो राज्य है ना तुम्हारा ही होने वाला है, तुम्हारा ही बनेगा, तुम ही इसके स्वामी बनोगे, है ना? ऐसा समझाना चाहिए। एकस्थम अथ, है ना? मान लीजिए कोई पुत्र जो एक ही है,
एक स्तंभ अति पुत्रवान, मान लीजिए कोई राजा जिसका एक ही बेटा हो, है ना, और वो क्या है, रुदंत्याद, और वो बहुत अधार्मिक है, दुष्ट है ना, दुर्जन है, तो ऐसे कंडीशन में समरुदंतात यानी उसे कैद कर लेना चाहिए, है ना, देश निकाला दे देना चाहिए, है ना, प्रवासियत, है ना, कैद करके रखना चाहिए, देश निकाला कर देना चाहिए, है ना, या फिर समरुदंता या उसका वध कर देना चाहिए, है ना। यानी यदि एकलौता पुत्र है ना, और वो अधार्मिक है तो उसे बंदी बना के रखे है, एक से अधिक पुत्र है ना, तो ऐसे कंडीशन में सभी पुत्रों को, यानी जो भी अपने पिता के प्रति पितृभक्ति नहीं दिखा रहे, सबको बाहर निकाल दे या फिर जो है उसका वध करा दे। यहाँ पे ये 18वें अध्याय में ऐसे पुत्र के साथ एक राजा को क्या करना चाहिए, यही इसमें कहा। ठीक है, 18वें अध्याय के बाद मतलब 18वें में बस ये 17वें में बस यही एक इंपॉर्टेंट कोटेशन, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें प्रश्न बहुत सिंपल है, क्वेश्चन आ जाएगा, पूछा जाएगा कि ये किस ग्रंथ विषय से है या इसके कथनकार कौन है, बस। ठीक है, मेन यहाँ से जो है 18वां अध्याय जो आता है ना, राजा का क्या रूटीन होता है। जैसे आपका हमारा सबका एक रूटीन होता है, सुबह उठते हैं तो सोचते हैं कि इस दिन मुझे कॉलेज जाना है, ये करना है ना, तो उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी का भी होता है, सब जितने भी लोग हैं उनका कुछ ना कुछ रूटीन होता है ना। उसी प्रकार से एक राजा का, एक मंत्री का, है ना, जो अलग अलग पोस्ट पे हैं बैठे, सबकी एक दिनचर्या होती है। अगला जो अध्याय है राज प्रतिनिधि, है ना, राजा का क्या कार्य व्यापार है, राजा क्या उसकी दिनचर्या क्या है, उसकी शैली क्या है ना, किस प्रकार दिन के किस पहर में वो क्या करेगा, है ना, पूरे समय को कितने भागों में बांटना चाहिए, ये जो है खासकर राजा का क्या रूटीन है, टाइम टेबल क्या है, उसके विषय में 18वें अध्याय में पढ़ेंगे। और ये जो अध्याय काफी इंपॉर्टेंट भी है ना, इसमें बहुत सारी चीजें आप पहले से भी जानते हैं और आज के टाइम पे भी ये चीजें फॉलो होती है ना। चलो विशाल, बस 2 लाइन पढ़ो। जी भैया। राजानमुत्तिष्ठन्ते भृत्याः नाडिकाभिरहष्टधा रात्रि च विभेद छाया ब्रह्मांडेन वा। है ना, अगर राजा एक्टिव है, हाँ बोलो बोलो सर। हाँ सर यहाँ पे जो है ना, नालिका अबिर हर अष्टधा, मेरे किताब में ना नालिका है, लॉ है। लॉ है, नालिका। जी सर ठीक है, जी। चल ध्यान दिया जाए। तो बच्चा ये बताओ, अगर राजा बहुत एक्टिव है, बहुत ज्यादा मेहनती है ना, तो उसके जितने भी सेवक होंगे, जितने भी उनके दरबार में रहने वाले जो मंत्री हैं, है ना, अधिकारी हैं, अलग अलग विभाग के जो है सचिव होंगे, वो भी क्या होंगे, राजा से प्रभावित होकर वो भी अपने अपने कामों को करेंगे, है ना। अगर राजा बहुत ढीला ढाला है ना, तो क्या उसके जो कर्मचारी गण है वो क्या मेहनत करेंगे, ये बताओ। राजा धन जैसे राजा तथा प्रजा, है ना, यही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि राजानम उत्तिष्ठमानम, है ना, यदि राजा बहुत एक्टिव है, बहुत ज्यादा उन्नतिशील है, बहुत ज्यादा जो है वो काम को लेकर सीरियस है, तो अनुतिष्ठन्ते भृत्या, भृत्या का मतलब जो भी अन्य जो गण है, सेवक गण है, अधिकारी गण है ना, प्रजा है, वो सब इसी में आ जाते हैं, है ना। जितने अधिकारी, सचिव, अध्यक्ष, अलग अलग विभागों के या नगरों के जो है द्वारपाल इत्यादि, वो सब क्या करेंगे, राजानम राजानम उत्तिष्ठमानम अनुतिष्ठन्ति। अनुतिष्ठन्ति का मतलब फॉलो करना है, यानी राजा के अनुसार ही अपने व्यवहार को करेंगे। यदि राजा आलसी करता है, जो अन्य जो भृत्य वर्ग है वो भी आलसी करने लगेगा, है ना। सामान्य अर्थ ये है कि राजा के पे डिपेंड करता है अन्य कर्मचारी का क्या अन्य कर्मचारियों का क्या जो है व्यवहार रहेगा, है ना। अब जो दूसरा जो लाइन है, नालिका भी अष्टधा, बच्चा इसकी संधिविच्छेद करोगे कोई? भैया किसकी? नीचे वाले पद की संधिविच्छेद संभव है तो बताओ। कौन सा पद? पद ये आरंभिक। हाँ इसका एक सेकंड रुकिए।
और बाकी बच्चे भी देखिए। इसका बनेगा, जहां तक मुझे लगता है इसका बनेगा नाडिका भी, हम्म नाडिका भी अह अष्टधा हाँ अह अष्टधा, हाँ हाँ अह अष्टधा च रात्रि च विभज्य, है ना बच्चा। अह का मतलब क्या होता है? दिन। दिन, है ना। अहन इसका मूल प्रातिपदिक है ना बच्चा। तो देखो सबसे पहले है ना, एक राजा को जो है अपनी पूरी दिनचर्या जितना भी है सही से चलाने के लिए जो है रात्रि च अह, है ना, रात और दिन को कितने भागों में बांटना चाहिए? अष्टधा नाडिका या नालिका। मेरे पास जो बुक है ना वाचस्पति मिश्र जी का है ना, गोरिल्ला वाचस्पति जी का है, तो काफी प्रमाणित पुस्तक है। बाकी सुजाता आपके पास कौन सी पुस्तक है? किस राइटर का मेरे है? पास बंगाली राइटर का किताब अच्छा बंगाली राइटर का है। तो कई बार ड का ल हो जाता है ना। तो नाडिका जो है ना, नाडिका कहते है। हैं। अच्छा राइटर का किताब है। अच्छा ठीक है, मेरे पास भी जो है ना प्रमाणित ही है, जो है तो खंबा विद्या भवन से ही प्रकाशित है। हो सकता है कुछ मिस्टेक रहा हो, चेक कर लेंगे। देखो क्या करना चाहिए, संपूर्ण राजकाज को करने के लिए एक राजा को क्या करना चाहिए? सही से अपने शासन चालन के लिए दिन और रात को जो है 8 घंटों में, 8 घड़ियों में, घंटा का मतलब 1 आवर 2 आवर की नहीं। अब पहले जो है वो तो होता नहीं था घड़ी जैसा आज के टाइम पे हमारे पास, है ना। तो वो क्या करते थे, इसके अलग अलग तरीके हैं, है ना। 8 भागों में जो है 8 घड़ियों में बांट लेना चाहिए। 8 नाडिका में जो है या नालिका में बांट लेना चाहिए, विभाजित विभाग। तो यहाँ ना पहर होगा, पहर, पहर, हाँ पहर, है ना। 1 पहर 2 8 पहर, पहर होते हैं ना दिन में। हाँ है ना, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो पहर कह सकते हैं, है ना। नाडिका मतलब पहर, है ना। तो राजा को क्या करना चाहिए? कितने भागों में विभाजन करना चाहिए? दिन में कितने पहर और रात्रि के कितने पहर, है ना। 8 भागों में जो है दिन और रात्रि के भागों को बांट लेना चाहिए। पहला कंडीशन, या तो 8 भागों में बांटना चाहिए कि 8 भाग दिन का ये करेंगे, एक भाग में हम ये करेंगे, रात्रि के 8 भाग में ये करेंगे, है ना। या फिर छाया प्रमाणेन व, या फिर पुरुष की छाया के द्वारा जो है समय का विभाजन करके जो है हम लोग जो है अपने कामों को कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब सुबह उठते हैं तो उस समय की छाया कितनी लंबाई होती है, जैसे जैसे दोपहर की तरफ जाते हैं छाया धीरे धीरे घटती जाती है। कभी देखा है ऐसा? कभी खुद की छाया को देखकर अनुमान लगाया है? सुबह ज्यादा लंबा होता है या दोपहर में ज्यादा बड़ा होता है या दिन में सबसे छोटा होता है? हाँ, या संध्या के टाइम पे तो बिल्कुल छोटा, सुबह छोटा होता है। अच्छा सुबह छोटा होता है। देखना करके सुबह छोटा होता है कि सामने, है ना। तो ये बच्चा यहाँ पे 2 प्रमाण है, या तो दिन और रात्र को जो है 8 पहर में बांट लो, या फिर छाया के आधार पर समय का विभाजन कर सकते हो। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है बच्चा? एक कोटेशन दे दिया जाए, है ना, और अष्टधा की जगह पे ऑप्शन में कोई संख्यावाचक पद हो, है ना, ध्यान रखिएगा। या फिर छाया प्रमाणेन वा इति कस्मिन् विषय, है ना, किस विषय में है। ऑप्शन में कौटिल्य शास्त्र या अन्य ग्रंथ विशेष भी हो, तो थोड़ा ध्यान रखना। मेरा बच्चा चले आगे। जी सर। हाँ? जी भैया। तो बच्चा ये 18वें अध्याय के बाद जो है बहुत सारे कोटेशन आते हैं, इंपॉर्टेंट कोटेशन, है ना। बीच में और भी कुछ पैराग्राफ भी आता है ना। तो 18वें अध्याय में जब अंतिम देखोगे तो 5-6 कोटेशन है लगातार, है ना। तो एक राजा को अगर कोई नया नया राजा बनता है या कोई राजा के पद पे आसीन होता है तो सबसे पहले राजा को किस टाइप के काम को कंप्लीट करना चाहिए? तो राजा को ये देखना चाहिए ऐसा कौन सा काम है जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ है ना। उस काम में सबसे जल्दी जल्दी करना चाहिए, क्यों कि बहुत दिनों से ये काम अटका हुआ है, बहुत ज्यादा समय बीत जाएगा तो उस काम को करने में वो हो नहीं पाएगा दोबारा, है ना। तो अगला जो कोटेशन है ना, इसमें यही कहा गया है कि एक राजा को किस प्रकार के कामों को सबसे पहले करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इसके विषय में भी है। हाँ दीपिका, पढ़ना इसको। सर्वमात्रिकं कार्यं शृणोयानित्य पात्येत कृच्छ साध्यम् अतिक्रांतमसाध्यं वा विजायते। हाँ बच्चा देखो क्या है, एक राजा को क्या करना चाहिए, है ना, क्या है
कि सर्वम अत्यक्यम कार्यम शृणुयात अतिपातयेत। हाँ, दो पद है। आत्यक्यम, उस काम को सबसे पहले, है ना, सर्वम काम, उन सभी कार्यों को सबसे पहले करना चाहिए, है ना, जो आत्यक्यम जिनका समय बहुत दूर जा चुका है ना, अतिपातयेत, है ना, और ऐसे कामों में जो है बहुत देर नहीं करना चाहिए, शीघ्र ही जो है उसको देखना चाहिए कौन सा काम ऐसा जो लंबे समय से रुका हुआ है, ऐसे कामों को करना चाहिए। अब ऐसे कामों को अगर ऐसे देरी से रुका हुआ कार्य को अगर ना करे तो क्या क्या कष्ट हो सकता है, क्या क्या, तो वो कह रहे हैं शिक्ष साध्यम अतिक्रांतम, अगर उस देर हुए कामों को अगर ना किया जाए, बहुत लंबे समय से जो काम अटका हुआ है उस काम को यदि छोड़ दिया जाए स्टार्ट करने में या खत्म करने में, तो आने वाले टाइम में साध्यम अतिक्रांतम, अतिक्रांतम मतलब क्या होता है बच्चा? अतिक्रांतम साध्यम, शायद क्योंकि वो बहुत ज्यादा कृच्छ साध्यम, समय से ज्यादा भी जाना, मतलब कि उस समय की सीमा को उल्लंघन कर जाना। तो वो हाँ, काम होना था तब नहीं हुआ, वेरी गुड, है ना, और जब उसका समय चला गया तो वो काम हो रहा है। हाँ, अतिक्रांतम साध्यम व विजायते, यानी उस काम को करने पे समय बीत जाएगा, फिर उसके बाद हम उस काम को आरंभ करेंगे तो बहुत कष्ट होता है, बहुत, है ना, या फिर असाध्यम व विजायते, तो वो काम बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा, असाध्य हो जाएगा, बिल्कुल से हम कर ही नहीं पाएंगे, उस पर विजय प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। कहने का मतलब यही है कि राजा को या हम लोग को भी सबसे पहले उन कामों को अवश्य करें, है ना, जो लंबे समय से पेंडिंग है उनको कंप्लीट कर दो, जैसे रिवीजन वाला है ना, बहुत दिन से आप लोगों को दर्शन रिवीजन नहीं किया होगा या अन्य जो टॉपिक है ना उसको रिवाइज कर लो। रिवाइज नहीं करेंगे लंबे समय से तो बिल्कुल जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो बिल्कुल लगेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो डेली जो है रिवाइज कीजिए, जो भी टॉपिक्स है, जो भी बुक्स है ना, ये चीज यहाँ पे भी है, नहीं करेंगे तो उसको दोबारा पढ़ने में बहुत ज्यादा कष्टकारक होता है। ऐसा लगा कि जो टॉपिक आज पढ़ा उसके बाद 10 महीने बाद पढ़ो या 1 साल या 2 साल के बाद बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, एकदम कष्ट लगेगा, कितना कष्टकारक है। ठीक है बच्चा, इसमें प्रश्न वैसा ही है जैसे कोई ग्रंथ से संबंधित पूछ ले या फिर इसने कहा या किस अध्याय में इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ये बच्चे चले आगे। जी भैया। अब आगे देखो, जो बातें हम लोगों ने देखा कि एक ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रखा है पीडीएफ, है ना, तो इसमें क्या है कि जो हमने शुरुआत में देखा है कि एक राजा को समय का विभाजन 8 प्रहर में करना चाहिए, है ना, या फिर छाया के आधार पे कर लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कौन सी छाया कब बनेगी तो कौन सा भाग कहलाता है ना, दिन का पहला भाग कब होता है, दिन का दूसरा भाग कब होता है, 8वां भाग कब होता है ना, वो सब अभी हम लोग इसमें देखेंगे। चलो सुजाता पढ़ो उसको। जी सर। त्रिपौरुषी पौरुषी चतुरंगला च छाया मध्याह्न इति चत्वारः पूर्वे दिवसस्य अष्टभागः। हाँ देखो अच्छा क्या क्या है इसमें। जब सूर्योदय होता है ना, तो त्रिपौरुषी, है ना, जब सूर्योदय से लेकर जब तक इंसान की जो छाया है तिगुनी लंबी, यानी सुबह की जो छाया तो सबसे लंबा होता है, नहीं है तो आप सुबह उठना सूर्योदय जाना देखना, उस समय जो आपकी जो छाया बनती है तिगुनी लंबी, जब तक आपकी छाया तिगुनी लंबी रहे, आपकी छाया से तिगुनी लंबी रहे तब तक जो है वो दिन का पहला भाग कहलाता है, प्रथम प्रहर कहलाता है। कब तक? सूर्योदय से लेकर जब तक पुरुष की छाया त्रिपौरुषी यानी 3 गुना, पुरुष के कद से 3 गुना अधिक जब तक रहता है तब तक वो दिन का पहला पहर कहलाता है। मेरा बच्चा अगला पौरुषी, है ना, यानी जो पुरुष की छाया के 3 गुना लंबी रहे वो त्रिपौरुषी छाया कहलाता है। उसी प्रकार से पौरुषी ये दूसरा छाया क्या कहलाता है, उसी प्रकार से यदि पुरुष के बराबर कोई छाया बन रही है ना, वो दिन का दूसरा पहर कहलाता है, जिसे हम एक पौरुषी या सिर्फ पौरुषी कहते हैं। ठीक है बच्चा। उसी प्रकार से पौरुषी चतुर अंगुला च छाया, जब एक पौरुषी छाया जो है घट के, है ना,
4 अंगुल, है ना, सबसे छोटी तो 4 अंगुल बराबर रह जाता है तो दिन का तीसरा पहर कहलाता है, थर्ड पहर, है ना। क्लियर बच्चा, समझ में आ रहा है? इसलिए इसको जो है चतुरंगुला छाया कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो एक पुरुषी छाया के समान जो है 4 अंगुल छाया कम हो जाता है। 4 अंगुल समझ रहे बच्चा? 4 अंगुल ये जो आपका है ना, ये 4 अंगुल के बराबर जो छाया है घट जाता है तो चतुरंगुली छाया कहलाता है या कहते हैं, है ना। इति चत्वारा पूर्वे दिवस अष्टभाग, है ना बच्चा। इसके बाद का जो है ना, यानी जब 4 अंगुल कम हो जाता है उसके बाद जो है समय दोपहर का आता है, मध्याह्न कहलाता है ना। ये दिन का जो है चौथा भाग कहलाता है। क्लियर है बच्चा? पहला पहर क्या होता है, दूसरा पहर क्या होता है, तीसरा पहर क्या होता है, चौथा पहर क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें क्या क्या प्रश्न आ सकता है, पूरा लाइन ही आपको दे दिया जाएगा, है ना। तो ये क्या है या किसके विषय में कहा जा रहा है? आवाज आ रही है मेरी? जी भैया। है ना। तो बच्चा जब सुबह आप उठोगे तो उसमें आपकी छाया लंबी रहेगी, है ना। तिगुनी लंबी जब तक रहे, है ना, वो त्रिपुरुषीय छाया। पौरुषीय छाया क्या होती है? जब इंसान के बराबर छाया बनती रहे, वो दिन का दूसरा भाग, या उसे एक पुरुषीय छाया कहते हैं। उसके बाद तीसरा भाग क्या कहलाता है? जब एक पुरुषीय जो छाया है, आपके बराबर की जो छाया है, वो घट के 4 बराबर अंगुल जितनी है उतना रह जाए तो वो दिन का तीसरा भाग कहलाता है ना। उसी को चतुर अंगुली छाया भी कहते हैं। उसके बाद मध्याह्न, है ना, उसके बाद जो है इसके बाद का समय मध्याह्न कहलाता है ना। इति चत्वारा, ये जो है दिन का चौथा भाग कहलाता है ना। पूर्व दिवस से अष्टभागा, है ना। और उसके बाद जो है दिन का जो है ये जो है 8 भागों में से शुरुआत के जो 4 हैं वो कौन कौन सा भाग बनता है ये अभी हम लोगों ने देखा। हाँ सर, कोई समस्या समझने में? बोलो बच्चा, नहीं भैया। है ना। हाँ बच्चा। सर एक बार ये मध्य के आगे वाली जो लाइन है वो एक बार बता दीजिए। इति चत्वारा, ये जो है दिन के शुरुआत जो मध्याह्न तक जो है 4 भाग कहलाता है। पूर्वे दिवस अष्टभागा। इसके बाद जो है मध्याह्न के बाद वो भी क्रमशः क्या हो जाएगा? त्रिपुरुषीय मध्याह्न, एक पुरुषीय मध्याह्न, चतुर अंगुला मध्याह्न, इस तरह से जो मध्याह्न के बाद भी जो है 4 भाग इसी तरह से बनता है। लास्ट में दिनांत बनता है, दिन का अंत, है ना। एक तो त्रिपुरुषीय, दूसरा पौरुषीय, फिर चतुर अंगुला, फिर मध्याह्न, है ना। ये 4 हो गए। 5वां क्या बनेगा? त्रिपुरुषीय, मध्याह्न के बाद पुनः त्रिपुरुषीय, पौरुषीय, चतुर अंगुला, और अंतिम में जो है दिनांत, दिन का अंत, जिसको संध्या कहते हैं। इस तरह से जो है टोटल, हाँ, टोटल 8 जो है भाग दिन का बनता है। दिवस से अष्टभागा, इस प्रकार से दिन के 8 भाग बनते हैं। दोपहर तक 4 भाग हो गए। दोपहर के बाद जो है ये भी उसी नाम से जाना जाता है, त्रिपौरुषीय, पौरुषीय, चतुरंगला। सर ये रिपीट हो जाएंगे ना फिर दोपहर के बाद? हाँ, छाया की जगह पे दिनांत या संध्या लिख दीजिएगा, संध्या, है ना। ये हो गया। ठीक है सर। तो ये किस प्रकार से आपको एग्जाम में आ सकता है? कोटेशन पूरा दे दे और आपसे पूछा जाए कि ये क्या है ना, या फिर ये कहाँ प्राप्त होता है। ठीक है बच्चा, क्लियर है? पुरुष का किसको निर्वचन याद है बच्चा? पुरुष का निर्वचन बोल गए? सर वेद का एक कोटेशन याद है। वेद का पुरुष शब्द है उसमें। अच्छा, पुरुष शब्द है उसमें। पुरुष सूक्त कौन सा वाला पढ़ना है हम लोग को? ऋग्वेद का प्रथम मंडल का 115। 115? क्या बात कर रही हो दादा? 125 जी, पक्का? मंडल का नाम सर पुरुष 1071। 1071? कौन 1071 और जी सर, 125 है? 90 सर, 90 1090 है ना? सर मेरी गलती इतना ब्लंडर मिस्टेक करोगी सुजाता। और 10 121 10 125 वाले कौन है? ऐसे गलती मत करो।
कंठस्थ कर लो पूरा सिलेबस को 10 कि और 10 एक हाँ 10 एक 125 10 वाला बाप 10 सुनता है सर। कोई तुक नहीं लग रहा, हाँ तुक नहीं लग रहा। ऐसे ऐसे गलती मत करो इतना, है ना। सूक्त तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सिलेबस तो कंठस्थ इसमें करो ना सर जिसको 16 मंत्र है। जिसको भी 16 सिलेबस याद मंत्र नहीं है ना है। बच्चा, सिलेबस तो कंठस्थ कर लो। किसी भी एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो ना, उस एग्जाम के जो भी सिलेबस है, एक एक लाइन, एक एक शब्द सा उसको याद कर लीजिए, देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। कई बार प्रश्नों में जो भी प्रश्न है ना, कोई प्रश्न नहीं आता तो सिलेबस वहां पे बहुत मददगार साबित होता है। तो सिलेबस को कंठस्थ करो कि सिलेबस क्या है, क्या किस यूनिट में कौन सा सूक्त पढ़ना है, सूक्त नंबर भी याद रखना है, किस वेद का पढ़ना है, वो भी एक एक चीज, है ना। ध्यान रखो, किसी दिन ना सिलेबस में पूछ लूंगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो अच्छा, अब यहाँ पे कि राजा को किस प्रकार का काम कब करना चाहिए, है ना। सर पुरुष रिलेटेड ना एक कोटेशन है वेद का, और पुरुषम वाक्यम वेदः, ऐसा कर। हाँ, इति कुत्र वर्तते, कहाँ पे है ये? अरे सर तर्क संग्रह, शायनाचार्य ने बोला था। तर्क संग्रह इति का कथयति, अर्थ संग्रह सर। अर्थ तो संग्रह, शायनाचार्य। सायणाचार्य, हाँ ऋग्वेद आदि सायणाचार्य, भूमिका। हाँ इति सम्यक्, अर्थ संग्रह अपि अस्ति, है ना। अर्थ संग्रह में भी है, हाँ सम्यक् अस्ति, बहुत बढ़िया लीला, है ना। अर्थ संग्रह में भी है ना। जब हम लोग वहाँ पढ़ते हैं ना, वेद का कितने भाग है, उससे पहले वो भैया मुझे क्वेश्चन याद है, कुछ पूछना था मुझे। हाँ बोलो बच्चे, बोलो। जैसे बाकी दर्शन कार्य कारण वास्तु का विवेचन करते हैं, उसी प्रकार मीमांसा दर्शन ने कारण कार्यवाद को नहीं माना क्या? मीमांसा दर्शन इसमें भी जो हम लोग को मीमांसा दर्शन पढ़ना है वो यज्ञ संबंधित चीजें हैं, है ना। तो कहीं सिद्धांत का तो कोई ऐसा वर्णन तो नहीं आया, है ना, कि किस सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं अर्थ संग्रह में, है ना। बाकी देखते हैं उसमें क्या कुछ आता है तो बता देंगे, ठीक है भैया। हाँ? अब देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक राजा को जो है किस टाइम क्या काम करना चाहिए, है ना। तो देखो ये कह रहे हैं, चलो कौन नहीं पढ़ा, हाँ डिम्पल पढ़ना इसको और इसको। डिम्पल पढ़ हो क्या? नहीं भैया एक भी पढ़ रही हूँ। हाँ पढ़ो। तत्र पूर्वे दिवसस्य अष्टभागे रक्षाविधानम् आयव्ययो च शृणुयात्। बहुत सम्यक, है ना। बच्चा हीरा बताओ, इसमें कौन सा वचन है? सिर्फ हीरा बताइए, बाकी बच्चे चुप रहेंगे, शांत रहेंगे। हाँ हीरा बताओ, रक्षा विधान माया वयो, कौन सा वचन है इसमें? हीरा, जी सर। हाँ बताओ वचन, कौन सा वचन? सर द्विवचन है ये। द्विवचन है, वेरी गुड। हाँ क्या करें किसमें भैया? ये वाला, हाँ। चलो बच्चे क्या कहा जाए कि दिवस से अष्ट भागे, दिन के 8 भागों में से, दिन के 8 पहर में से पूर्व, है ना। तो दिन के 8 भागों में से प्रथम भाग में, है ना, यानी दोपहर से पहले वाला जो प्रथम भाग है, उसमें एक राजा को क्या करना चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, है ना, कि भाई रक्षा विधानम, है ना, कि रक्षा संबंधी कामों को देखना चाहिए। और साथ ही साथ च आय व्ययो च, है ना, क्या खर्च हो रहा है, नहीं, अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना, वित्त संबंधी, पैसा संबंधी, धन संबंधी, यानी कितना खर्च कर रहे हैं, कितना इनकम आ रहा है, इन सब का जो है जांच करना चाहिए, देखना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए दिन के प्रथम भाग में। समझ गए? याद रहेगा बच्चे, दिन के प्रथम भाग में एक राजा क्या करता है? रक्षा संबंधी और खर्च संबंधी, इनकम संबंधी चीजों को सुनता है, देखता है क्या चल रहा है। क्लियर है बच्चा? कोई समस्या? याद रहेगा ना? जी सर। है ना। अगला क्या है? द्वितीय पौर जान पदानाम कार्यानि प्रस्तुत। बच्चे ये जान पद क्या होता है और जनपद क्या होता है? दोनों एक ही हैं या अलग अलग है? भैया अलग अलग है। जनपद तो राज्य होता है ना।
जनपद और जानपद। हाँ बच्चे बताओ क्या अंतर है दोनों? भैया जनपद जो है राज्य है, ठीक है, हाँ और अगर उसी जनपद शब्द से आप तद्धित प्रत्यय अड़ प्रत्यय कर दोगे हाँ हाँ तो उससे जानपद बन जाएगा। जानपद का अर्थ हो जाएगा उस राज्य के निवासी। जैसे Very भारत good. है, तो हाँ भारत एक देश है, और अगर हाँ उसमें हम यह प्रत्यय जोड़ देंगे तो भारतीय, भारतीय है। वेरी भारत में गुड, रहने वाले, ऐसे हो बहुत जाएगा। अच्छा है ना। तो बच्चे क्या है, तो दूसरे पहाड़ में क्या करना चाहिए, दिन के दूसरे भाग में और जानपदा नाम जो लोग हैं, नगरवासी हैं, है ना, नगर में जो जनता रह रहे हैं, वो लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, अपने अपने कामों को कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना, उनसे संबंधित जो काम है। जैसे पहले हमारे यहाँ क्या होता था, है ना, MHRD, है ना, मानव संसाधन विकास मंत्री होते थे, है ना, अब तो उसका नाम चेंज हो गया, है ना। तो जो जो प्रजा से संबंधित जो विभाग है, जहाँ पे प्रजाओं के लिए योजना बनती है ना, प्रजा को किस प्रकार से कौन सा योजना कब देना है, उसका कब लागू करवाना है ना, इन शॉर्ट MHRD जो पहले भारत में इस नाम से जाना जाता था, अब नाम चेंज हो गया है ना। तो लोगों प्रजाओं से संबंधित, जनता से संबंधित जो काम होते थे उनको देखना चाहिए, यानी दूसरे भाग में जनता संबंधित, अर्थात जो है मानव या जनता का कैसे विकास कर सके, इसके लिए क्या क्या योजना लागू करना चाहिए, इससे संबंधित करना चाहिए। तब जाके तृतीय स्नान भोजनम सेवेत स्वाध्यायम च कुर्वित, उसके बाद ही दिन के तीसरे भाग में स्नान करके भोजन इत्यादि करके स्वाध्याय करना चाहिए। एक राजा होना जो आसान काम नहीं है बच्चा, है ना। राजा को बहुत सारे काम होता है, अभी इसमें भी पढ़ोगे एक राजा को क्या क्या करना होता है। उसके बाद जब हम लोग विष्णु चैतन्य पढ़ेंगे, है ना, तो वहाँ पे एक राजा को कैसे भड़काया जाता है ना, राजा होना इतना आसान नहीं है, राजा को तो ये करना होता है, वो करना है, तो छोड़ दो राजा का पद। हम लोग कहानी पढ़ेंगे उसमें कैसे वहाँ पे जो है राजा को जो है अपने पद से हटाने का वो षड्यंत्र रचते हैं लोग, है ना। अच्छा ये तीनों क्रम याद रहेगा आप लोग को, अगर मैचिंग के लिए अगर आ जाएगा तो मैचिंग कर दोगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग के फॉर्म में भी यहाँ बन सकता है। ये हो गया दिन के शुरुआत की जो है प्रथम 3 पहर में क्या करना चाहिए, है ना। चलो अच्छा देखो, सुबह उठते ही राजा जो है यहाँ पे दिन के प्रथम भाग जो है वो यहाँ पे ये देखा जा रहा है ना बच्चा। लेकिन आज के टाइम पे क्या थोड़ा सा चेंज है ना। चलो अच्छा अगला देखो, चौथे पहर में क्या करना चाहिए। कौन नहीं पढ़ा, नीतू पढ़ो इसको, चौथा पहर। चतुर्थे हिरण्य प्रतिग्रहं हाँ प्रतिग्रह मध्यस्य कुर्वीत। हाँ पंचमे मंत्री परिषदा पत्र संप्रेषण वर्णम मंत्रेत। 4 गुरः बोधनीय। नीचे क्या है? हाँ चलो ठीक है, बोधनी यानी च बुद्धि। हाँ देखो क्या चतुर्थ है, चतुर्थ पहाड़ में क्या करना चाहिए, हिरण्य प्रतिग्रहम, लास्ट दिन का जो इनकम था उसमें जो भी पैसा बचा, है ना, हिरण्य प्रतिग्रहम, हिरण्य का मतलब धन दौलत संपत्ति सोना चांदी ये सब होता है ना। प्रतिग्रहम यानी पिछले दिन की जो आमदनी थी उससे या फिर जो भी इनकम हुआ उसमें कितना पैसा बचा नहीं बचा उसका हिसाब किताब राजा जो है लेता है, पूछता है ना, कोषाध्यक्ष से पूछता है, वित्त मंत्री से पूछता है कि हाँ ठीक है बताओ कि लास्ट जो दिन इनकम था कि क्या हुआ, कहाँ खर्च किए नहीं किए, वो सब बताओ, हिसाब दिखाओ। और साथ ही साथ अध्यक्षाम च कुर्मित, यदि किसी विशेष काम पर किसी अध्यक्ष को नियुक्त करना हो, किसी सचिव को नियुक्त करना हो तो उसकी नियुक्ति भी जो है वो चौथे भाग में करता है, यानी इनकम से संबंधित चीजों को देखता है, कितना इनकम हुआ था लास्ट दिन, है ना, किसी विभाग में अध्यक्ष की जरूरत पड़ रही है, सचिव की जरूरत पड़ रही है तो उसकी भी वो नियुक्ति करता है ना। और पंचम भाग में क्या करता है, मंत्री परिषदा पत्र संप्रेषणेन, है ना, वर्णन मंत्री, यानी 5 दिन के 5वां जो भाग है ना, उसमें क्या करता है वो मंत्री परिषद से जो सलाह मशवरा करता है, पत्र के माध्यम से, है ना, मंत्रणा करता है, गुप्त कामों पर विचार विमर्श करता है ना। 4 गुह्य बोधनीयानि च बुद्धेत, 4 गुह्य यानी जो बहुत ही गुप्त बात है ना, गुप्त बातों को भी 4 गुह्य, 4 का मतलब जो गुप्तचर है,
गुप्तचर के माध्यम से गुप्त बातों को, गुप्त रहस्य को जानने का प्रयास भी करता है, सुनना भी चाहता है ना बच्चा। यानी पांचवें पहर में कुछ नहीं करता है, यानी कुछ का मतलब बस सलाह मशवरा करता है मंत्रिपरिषद से, पत्र के माध्यम से उन्हीं से बात करते जो बहुत दूर है ना। और गुप्त बातों का रहस्य जानने के लिए अपने गुप्तचरों को बुलाता है, पूछता है कि क्या चल रहा है। ये है पांचवें पहर में। और छठे पहर में क्या करता है बच्चा? षष्ठे स्वरे विहारे मंत्रम व सेवेत। और छठे पहर में वो घूमता है, स्वतंत्र होकर जो है, स्वेच्छा से जो है वो विहार करता है, भ्रमण करता है और मंत्र और मन में चिंतन करता है, मनन करता है ना। मंत्र का क्या है निर्वचन बच्चा? मंत्र का निर्वचन कौन बताएंगे? मंत्रांश मनना। मननन मंत्रात्मा, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, किस ग्रंथ में है? सर निरुक्त में। हाँ निरुक्त। ठीक है। चलो ये हो गया 6 पहर का काम। बताओ पहले पहर में क्या देखता है राजा, कौन बताएंगे? सर रक्षा और आय से संबंधित। रक्षा निधि, रक्षा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखता है, वेरी गुड। दूसरे पहर में जनपदवासी जो होते हैं ना, जनपदवासियों को देखते हैं। इसके कार्यों देखते हैं। हाँ जनता से संबंधित कार्यों को देखते हैं। और तीसरे पहर में स्नान भोजन और स्नान आदि करता है और दर्शन वगैरह। वेरी गुड। और हाँ चौथे पहर में सर धन दौलत हिरण्य इन सब का हिसाब लेते हैं। हिसाब पिछले दिन लेता है। कितना खर्च हुआ था हाँ, उसका हिसाब करते हैं। वेरी गुड। और पंचम में मंत्री परिषद का सलाह मशवरा करता है। और छठे पहर में सर उसमें आराम से घूमता है, सोचता है, मनन करता है। उसी प्रकार से सप्तमे है ना। चलो पढ़ो कौन बिल्कुल पढ़ो इसको। तीनों पढ़ लो। हाँ हाँ। सप्तमे अश्व हस्त अश्व रथाय अधियान पश्येत्। अष्टमे सेनापति शाखो विक्रम चिंतयेत्। प्रतिष्ठित अहोनि संधाम उपासित। हाँ क्या सप्तमे हस्त यानी हस्ती। हस्ती किसको कहते हैं? हाथी को कहते हैं। हस्ती अश्व हाथी घोड़े रथ आयुध। हाँ आयुध किसको कहते हैं बच्चा? आयुध का मतलब क्या होता है? आयुध का मतलब अस्त्र शस्त्र है ना, जो भी वेपन है, हथियार है ना, उसको देखता है, हथियार कहते हैं। आयुध को मतलब अस्त्र शस्त्र है ना। ये आयुध नहीं होता, वो आयुध होता है। हाँ आयुध कह रहा हूँ, आयुध ही कह रहा हूँ है ना बच्चा। तो सातवें पहर में क्या, वो हाथी घोड़े रथ और जितने हथियार वगैरह उसको जो है पश्चिम तो उसको देखता है ना। उसका निरीक्षण करता है कि हमारे पास कितने हाथी घोड़े हैं, अस्त्र शस्त्र क्या है। आठवें पहर में क्या करता है? सेनापति सखो विक्रमम चिंतयेत्। आठवें पहर में, दिन के आठवें पहर में जो सेनापति के साथ है ना, विक्रमम है ना, युद्ध संबंधित यानी युद्ध के विषय में जो है चिंतयेत् विचार विमर्श डिस्कशन करता है। कौन सा शत्रु देश हम पे आक्रमण करने वाला है, क्या योजना बनाना चाहिए, वो सेनापति के साथ बैठकर सोचता है, विचार विमर्श करता है, चिंतन करता है। प्रतिष्ठित अहानि संध्याम उपासित। और दिन के अंतिम समय में जब दिन समाप्त हो रहा होता है उस समय जो है संध्या उपासना करता है। ये इस प्रकार का जो है दिन के जो है शुरुआत का जो 8 पहर है। हाँ सर अष्टम वाला एक बार बता देंगे क्या? हाँ 8वें पहर में क्या करता है? 8वें पहर अपने सेनापति के पास जाता है और सेनापति से युद्ध के विषय में, कहीं किसी शत्रु देश ने हमारे ऊपर आक्रमण तो नहीं कर दिया, यानी युद्ध संबंधित चीजों पर डिस्कशन करता है। कौन सा जो है शत्रु देश हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है, हमारे पास जो है कितने शत्रु हैं है ना, तो इस सब चीजों को लेकर चिंतन करता है, बात करता है। तो 8वें में संध्या उपासन करता है, पूजा पाठ करता है। क्लियर है बच्चा ये दिन का? हाँ सर यहाँ पे जो सखा शब्द है ना, वो सखा शब्द का क्या मतलब? सेनापति सखा, सेनापति के साथ है ना, तृतीय व्यक्ति यहाँ पे प्रयोग किया गया है ना।
सखा के साथ नहीं। तो ये जो एक राजा का जो है दिन में जो 8 पहर होते हैं, है ना, प्रत्येक पहर में जो है क्या क्या करता है यहाँ पे देख सकते हो। तो बताओ एक राजा के लिए इसी प्रकार से रात्रि का भी है, रात्रि के 8 पहर जो है वो क्या क्या करता है वो मैंने छोड़ दिया, उसमें और भी डिटेल था, है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आप थोड़ा सा देख लेना, है ना। रात्रि के पहर को अगर देखना तो मैं भेज दूंगा वो भी, लेकिन कम से कम इतना जरूर देखना, है ना बच्चा। लेकिन यहाँ पे ये भी कहते हैं कि जरूरी नहीं कि राजा को इसी समय के अनुसार सभी कामों को करना चाहिए, अपनी रूटीन बनाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। वो साहब कहते हैं कि वो अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जो है उस समय में हेर फेर भी कर सकता है। वो चाहे तो जो हाथी घोड़े या अस्त्र शस्त्र सुबह देख ले, वो चाहे तो स्वाध्याय जो है पहले कर ले, तो स्वतंत्र है, जरूर नहीं कि इसी काम को करे। इसी बात को यहाँ पे वो कहते भी है ना। क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए, हाँ सुजाता पढ़ो इसको। जी सर। आत्मबलान अनुकूलेन बा निशाहर भागन प्रविभज्य कार्याणि सेवेत। वेरी गुड संगीता, ये जो है आत्मबलानुकूलेन, ये कौन सी विभक्ति में है और कौन से वचन में है, ये बताओ। ये पद, पूरा पद जो है कौन सा वचन में है? हाँ संगीता, संगीता आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। हाँ बताइए बताइए। कोई बात नहीं, आप गलत नहीं बोलो, लेकिन बोलो क्या लग रहा है। यदि राम शब्द याद करो तो कुछ आइडिया आ जाएगा आपको। रामेण, इसमें तो हाँ। द्वितीय विभक्ति है। नहीं रामेण बोला ना आपने, रामेण। तो रामेण कौन सी विभक्ति में है? तृतीय विभक्ति आई। हाँ एग्जैक्टली, तृतीया का एक वचन, बहुत अच्छे है ना बच्चा, तृतीय एक वचन है। तो आत्म बल अनुकूलेन, यानी बल और अनुकूल, अपने शक्ति के अनुसार और अपने अनुकूल, जब वो चाहे उसके अनुसार जो है परिस्थिति बस, है ना। निशा निशा का मतलब क्या होता है बच्चा? निशा का मतलब रात्रि, है ना। अपने अनुकूल, जब राजा जैसा चाहे अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार, अपने अनुकूलता के अनुसार, अपने परिस्थिति के अनुसार निशा भागान, है ना, दिन और रात्रि को जो है अपने अनुसार जो है विभाजित कर सकता है ना, प्रविज्य विभाजित करके जो है कार्यानि सेवित, कामों को जो है करना चाहिए, यह कर सकता है। बच्चा ये कार्यानि में कौन सी विभक्ति है बताओ, इसका मूल प्रतिपदी बताओ। सर प्रथम और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन होगा, जैसे फलम फलाने, फलम फले फलाने। हाँ, मूल प्रतिपदी क्या बनेगा कार्यानि का? कार्य सर मूल प्रति सही से भैया क्री धातु है, क्री धातु है, क्री धातु से ये अड़यत प्रत्यय हुआ है, ठीक है। तो कार्य बन जाता है, उसके बाद नपुंसक लिंग में कार्य में से बने। हाँ वेरी गुड, जाता ध्यान से। कौन पढ़ोगे आप? में सूत्र पढ़ोगे आप, हाँ ठीक है। जो वृक्षम है, कार्यम है, फलम है, पुस्तकम है, सब नपुंसक लिंग है, ठीक है सुजाता, ध्यान रखिएगा सबको ही, है ना। जैसे पुष्पम है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग, कौन सा शब्द किस लिंग में है ना, क्या बनेगा उसका मूल प्रातिपदिक, ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया। और आत्म का मतलब क्या होता है बच्चा? आत्म पद से क्या तात्पर्य? आत्म मतलब खुद का, खुद, हाँ खुद या स्वयं या सेल्फ, है ना, बहुत बढ़िया, क्लियर है बच्चा। अब देखो एक राजा को, है ना, कहीं कोई अपने से बड़े या कोई ऋषि मुनि आ रहे हैं, है ना, तो उनका अभिवादन बैठ के करना चाहिए, खड़े होके करना चाहिए, बताओ। खड़े होकर अभिवादन करना चाहिए। तो यही चीज यहाँ पे भी बताया गया है कि यदि कोई जो है एक राजा को जो है अपने आचार्यों के साथ, अपने पुरोहितों के साथ जो है यज्ञशाला अवश्य जाना चाहिए, यज्ञ अवश्य करना चाहिए, है ना। और कोई तपस्वी अगर आते हैं उन कार्यों में,
उनका अभिवादन जो है किस प्रकार से करना चाहिए, इसमें ये कहा गया है। चलो चैप्टर को पढ़ो इसको। हाँ सर। हाँ, अग्नागारगतः कार्यं पश्येद्दैत्य तपस्विनां पुरोहित आचार्य सखः प्रत्युत्थाय अभिवाद्य च। हाँ, वेरी गुड। क्या है? अग्न्यागारगतः, यदि जहाँ अग्नि प्रज्वलित हो रही है अर्थात यज्ञशाला में, है ना, तो एक राजा को क्या करना चाहिए कि जैसे वो यज्ञशाला में जाए, किनके साथ? पुरोहित आचार्य सखा, अपने पुरोहित के साथ। आपने देखा भी होगा कि पुरोहित का क्या लक्षण हमने पढ़ा था, है ना। आचार्य का क्या लक्षण होता है बच्चा? और कई बार प्रश्न पूछा गया आचार्य के विषय में, बहुत बार आचार्य का निर्वचन पूछा गया। मुझे याद है, मैं बताऊं सर? एक मिनट नहीं, हाँ, किसको याद है? सुजाता, विशाल हिंदी में याद है, संस्कृत में? मुझे याद है सर। भैया हिंदी में याद है, पर भैया ने बताया था। हाँ, दीपिका एक लक्षण बताओ आचार्य का। दीपिका। हाँ, भैया अभी याद नहीं है। कब याद करोगे? हाँ, है ना, थोड़ा जल्दी से रिवीजन करो, निरुक्त बहुत जरूरी है ना सभी को। हाँ इला, बताओ आचार्य का। रहती आचुनोती अर्थनाम हाँ, दो तो सही बोला। बुद्धि। हाँ, कुछ गड़बड़ कर दिया। हाँ, कौन बताएंगे? चलो इला, आपने कोशिश की, बहुत अच्छी बात। हाँ इला के बाद आचारम ग्राह्यति ओचिनित्यर्थम ओचिनति बुद्धिम इति वा। हाँ, बहुत सिंपल है ना, 3 शब्द है वहां पे, है ना। तो बच्चा लोग याद रखना सब चीज। आचार्य जो भी निर्वचन हम लोगों ने देखा है ना, रिवाइज करते रहो उसको, है ना। चलो देखो, अग्न्यागारगतः, है ना, यज्ञशाला में जो है पुरोहित आचार्य शाखा, अपने पुरोहित आचार्य के साथ आते हैं, है ना, तो उसमें अवश्य उपस्थित होना चाहिए, उसमें अवश्य रहना चाहिए, है ना। यानी जब भी यज्ञ इत्यादि हो तो अपने पुरोहित के साथ, अपने आचार्य के साथ जो है यज्ञशाला में अवश्य जाए, है ना। और पश्चेत एक तपस्वी नाम, यदि कोई तपस्वी, है ना, कोई बहुत बड़े तपस्वी जो है, तपस्वी नाम कार्यम, किसी तपस्वी विशेष से संबंधित, जो यदि कोई तपस्वी उस यज्ञ में कोई कार्य विशेष कर रहे हैं, है ना, या वो आ रहे हैं, तो उनका अभिवादन जो है प्रत्युत्थाय अभिवाद्य च। प्रत्युत्थाय का मतलब उठकर, है ना, खड़े होकर, है ना, अभिवाद्याय च, उनका अभिवादन जो है करना चाहिए, देखना चाहिए, है ना। यानी वही कि किसी यज्ञ विशेष में जो है वहां अकेले जो है राजा न जाए, अपनी पत्नी के साथ जाए, है ना। ये भी एक नियम है ना, यज्ञ करते हैं तो। और आप उत्तराम से इसमें पढ़ेंगे भी, है ना। तो इसमें ये है कि एक राजा जो है, उत्तरांचल में ना, वो राम ने जब यज्ञ किया था तब तो मतलब सीता नहीं था, तो हाँ, स्वर्ण मूर्ति बना के, हाँ बिल्कुल, है ना बच्चा। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है बच्चा, इसको ध्यान रखिए। चलिए आगे। क्लियर है? चले ना आगे। जी सर। है ना। अब देखो, राजा जो है, बहुत बड़े कोई तपस्वी आचार्य आए हुए हैं, या कोई बहुत जो मैजिक करता है, इंद्रजाल जिसको कहते हैं, कोई मायावी इंसान है, उनके कामों को देखने के लिए, है ना, कभी भी राजा को अकेले नहीं जाना चाहिए, है ना। वो क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट को लेके जाना चाहिए, अकेले बिल्कुल भी ना, है ना। क्यों? कई बार अकेले अगर राजा कुछ कह दिया बिना सोचे, तो कई बार उसको श्राप भी मिल जाता है, या कई बार जो उस पर कोई जो है मायावी शक्ति के द्वारा से कंट्रोल भी कर सकता है ना। तो राजा को यहाँ पे संदेश दिया जाता है कि एक राजा को किस प्रकार के लोगों के साथ अकेले कब मिलना चाहिए, और या फिर ग्रुप में कब मिलना चाहिए, इसके विषय में भी यहाँ पे कहा गया है। हाँ नीतू, पढ़ो उसको। जी सर। तपस्वितां तु कार्याणि त्रैवेद्ये स कारयेत् मायायोगविदां चैव न स्वयं कोपकारयात्। कोपकारणात्। हाँ बच्चा, एक पद है यहाँ पे, त्रैविद्य इति किम
ये क्या है यहाँ तीन पे? विद्या। कौन कौन सा? त्रैविद्यस्तः। गणिती क्या अरे त्रयी ये तो सर वेद के बारे में। अब वही मैं पूछ रहा हूँ आप लोग से। त्रैविद्येसः संयुक्त किम विभक्ति भवति? अनिक्षी की त्रोई और वार्ता के बारे में बोला था। अच्छा ओके। हाँ संयुक्त किम विभक्ति भवति? तृतीया ना। हाँ तो इसमें कौन सी तृतीया। व्यक्ति बचा है? कौन सी व्यक्ति है? कौन सा हाँ कौन सी तृतीया। व्यक्ति? तृतीया। कौन सा वचन? बहुवचन रामई की तरह बना है। बहुवचन। ना चलो बच्चे देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक राजा को, ठीक है, यदि कोई राजा जो है तपस्विताम माया योग विदाम च, है ना, यदि कोई तपस्वी लोग हैं, है ना, या कोई माया करता हो, माया योग को जानता हो, है ना, तो कल्याणी उनके कामों को यदि राजा देखना चाहता है, उनके कामों पर कोई निर्णय लेना चाहता है ना, किनके कामों पर, कोई तपस्वी विद्वान हो या कोई माया भी लोग हो, है ना, माया योग को जो जानता, ऐसे लोगों के कामों को देखने के लिए या उनके कामों पर अपना डिसीजन देने के लिए कभी भी जो है ना अकेले ना जाए, वो अपने साथ किसे लेके जाए? त्रैविद्येसः, है ना, अपने साथ 3 प्रकार के जो वेद के ज्ञाता हैं, है ना, यहाँ पे सर यहाँ पे त्रोई बोल रहा है, त्रोई विद्या मतलब त्रोई बोलते ऋक्सम और यजुर्विद्या जो होता है उसको बोल रहा है। 3 प्रकार के जो वेद है ना, अथर्ववेद को विद्या छोड़कर, नहीं है। हाँ ठीक है, त्रिविद्या नहीं है यहाँ पे, जो है वेद की बात की जा रही है ना, 3 प्रकार के जो वेद है ना, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, उनके जो ज्ञाता है उनके साथ जो है अपना डिसीजन लेना चाहिए। अकेले लेके अगर लेता कोई डिसीजन, ना स्वयं कोप कारणात, अगर अकेले कोई डिसीजन लेगा बिना सोचे समझे, तो उनके तपस्वियों के या मायावी लोगों के कोप का कारण बन सकता है। बच्चा कोप क्रुद्ध धातु योगे किम विभक्ति भवति? हाँ बताओ बच्चा, क्रुद्ध धातु योगे किम भवति? चतुर्थी सर वदति या का वदति? क्रुद्ध भव वदतु। हाँ सर क्रोध, दो, अश्वा, ये सब 4 है, 4 के मतलब चतुर्थी होता है, और 2 जब उपसर्ग लग जाता है तब द्वितीय हो जाता है। ओके वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यदि कोई अकेले करेगा, है ना, राजा उन लोगों के साथ अकेले डिसीजन लेगा, तो कभी ना कभी राजा पे जो कोप का कारण स्वयं जो है उन लोगों के माध्यम से कोप का कारण बन सकता है ना, इसलिए राजा को जो है कभी भी जो है अकेले डिसीजन ना ले, इन 2 खास करके इन 2 लोगों के संदर्भ। अब इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकता है बच्चा? एक तो त्रैविद्या जो शब्द है, इसमें कौन कौन सी विद्या आती है, यानी कौन कौन सा विद्या के मतलब यहाँ पे ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद की बात की जा रही है, 3 प्रकार के वेद की बात की जा रही है, यहाँ पे रणनीति वार्ता इत्यादि के विषय में नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, वेद के जो ज्ञाता है उनके साथ जो है डिस्कशन करना चाहिए, उनके साथ जो है बातचीत करना चाहिए। क्लियर बच्चा? कोई समस्या? आगे चले, जी सर। है ना। अब आगे देखो, एक राजा को और क्या क्या काम है ना, तो राजा को मेहनती होना चाहिए, है ना। चलो इसमें अगला जो कोटेशन है उसमें यही है, राजा के और क्या क्या काम है, उसे किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ये भी इसमें कहा गया है। चलो निधि पढ़ो इसको। राज्ञे हि व्रतम उत्थानं यज्ञ कार्य अनुशासनं दक्षिणा वृत्ति साम्यं च दीक्षितस्य अभिषेचनम। देखो क्या है बच्चा, क्या क्या बहुत सारे काम है यहाँ पे राजा का ना। राज्ञ में कौन सी विभक्ति बच्चा? राज्ञ पुत्र राजपुत्र। हाँ बताओ, राज्ञ राज्यो ही को। हाँ को तब बताओ विभक्ति बताओ। राज्ञ पुत्र राजपुत्र अगर विग्रह है नहीं भाई, तो यहाँ पे है षष्ठी, वैसे यहाँ पे षष्ठी है लेकिन इसका अर्थ ऐसे निकलेगा। हाँ तो राजा का जो षष्ठी है यहाँ पे, हाँ राजा का क्या क्या काम है ना, राजा का क्या क्या व्रत का मतलब जो निश्चित रूप से उसे करना चाहिए, है ना।
तो पहला उत्थानम, है ना, उन्हें उत्थानम यानी मेहनती होना चाहिए, उद्योग करना चाहिए, है ना। उद्योग, उत्थानम का मतलब मेहनती होना चाहिए, काम करने वाला हो, है ना। फिर यज्ञ, यज्ञ करना चाहिए, उत्थानम यानी मेहनती हो, उद्योग करने वाला हो, है ना। दूसरा यज्ञ करने वाला। फिर तीसरा कार्य अनुशासनम, कार्यों में अनुशासित हो, है ना, अनुशासन के माध्यम से अपने कार्यों को करता हो। ठीक है बच्चा। दक्षिणा, दक्षिणा समझते ही हैं, है ना, दक्षिणा भी देता हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ यज्ञ करता हो लेकिन उसमें दक्षिणा ना दे, वो ऐसा नहीं, है ना। ये अगला कार्य है। वृत्ति साम्यम च, वृत्ति साम्यम च का मतलब कि कौन दोस्त है, यानी कौन मित्र है कौन शत्रु है ना, उसके आधार पे वृत्ति उनके साथ जो व्यवहार करना चाहिए। वृत्ति का मतलब व्यापार या व्यवहार होता है ना, कि राजा के साथ मित्र के साथ मित्रवत व्यवहार करे, शत्रु के साथ शत्रुवत व्यवहार करे, है ना। दीक्षितस्य अभिषेचनम, अभिषेचन का मतलब क्या होता है वचन, है ना। कोई जो है राजकुमार दीक्षा प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके आता है तो उसका जो है राज्य अभिषेक या युवराज अभिषेक करना चाहिए। ये सब राजा के जो है व्रत हैं, राजा के नैमित्तिक कार्य हैं, जिन्हें हर हाल में उन्हें करना ही चाहिए, है ना बच्चा। राजा को मेहनती परिश्रमी होना चाहिए, यज्ञ करने वाला होना, अनुशासन के अनुसार कामों को करना चाहिए, दान दक्षिणा देने वाला हो, शत्रु और मित्र में भेद कर पाए, कौन शत्रु है कौन मित्र है, गुण दोष के गुण क्या है दोष के, इन सब का व्यवहार से पता होना चाहिए। और जो है युवराज का, राजकुमारों का जो है अभिषेक कार्य भी करना चाहिए। ये सब जो है राजा का कार्य, राजा का व्रत है। क्लियर है बच्चा। कितने व्रत दिखाई दे रहे हैं आप लोग को राजा का, क्या क्या है, काउंट करके बताओ कितने है टोटल राजा का व्रत। है सर। कितने, 6 है ना। 6 सर 6। हाँ तो ध्यान रखना 6 यहाँ पर व्रत जो है राजा के व्रत बताए गए। मेरे बच्चे आगे चलते हैं, है ना। और ये एग्जाम में पूछा गया, ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में पूछा गया। हाँ इजी भी है लेकिन बच्चे गलती करके आ जाएंगे, है ना। इसी में ऑप्शन में नीति शतकम भी अगर आ गया तो, हाँ, या फिर मान लीजिए रघुवंशम हो। आंसर नहीं होगा हाँ क्योंकि नीति शतकम तो सिलेबस में नहीं है। हाँ ये कब पता चलेगा, जब आपने सिलेबस पढ़ा हो, अच्छे से सिलेबस पता होगा। रघुवंश ऑप्शन में रघुवंशम आ गया तो रघुवंश में तो वो धोखा खा जाएंगे क्योंकि वहां पे प्रजापद है ना। और उत्तरांचल दे दे तो वहां पर प्रजापद है, अभिज्ञान संगम दे दिया तो वहां प्रजापद है, तो वहां पर मात खा सकते हो, है ना। तो अब बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी और कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। चलो कौन पढ़े, चलो संगीता पढ़ो उसको। जी भैया। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितम् नात्म प्रिय हितम राज्ञः प्रजानां तु प्रियम हितम। तेरा ठीक है संगीता, कोई दिक्कत तेरे साथ लगता ठीक नहीं है आप क्या? ठीक है भैया। मैं कमजोर लग रहे हो क्या? बस हेल्थ पे ध्यान रखो, है ना। हेल्थ डाउन है ना। हाँ चलो कोई बात है, ध्यान रखो। जब आप पढ़ने आए हो यही बहुत बड़ी बात है ना। चलो बहुत बड़ी, है ना। डेडिकेशन ऐसा ही हो तो आने वाले टाइम में बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगा, है ना। चलो बहुत बड़ी। तो प्रजा सुख है, प्रजा के, हाँ ये कौन सी विभक्ति में बच्चा इला, तो दीपिका बताओ, दीपिका कौन सी विभक्ति में ये प्रजा सुख है? सप्तमी एकवचन। सप्तमी एकवचन, बहुत अच्छा। प्रजा के सुख में सुखम राज्ञः, यानी प्रजा के सुख में राजा का, है ना। राज्ञ में कौन सी विभक्ति है निधि? राज्ञ पद में कौन सी विभक्ति है? अभी हम लोग अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है ना, अभी जस्ट देखा है राज्ञ ही व्रतम उत्थानम, राज्ञ पद यहाँ पे देखा। बताओ राज्ञ में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। यहाँ पर पता है क्या हुआ है, वो वाला निकालना, एक बार वो वाला कोटेशन निकालिए। हाँ इसमें कल क्या हुआ है, यहाँ पे विसर्ग को ना ओभाव हो गया है। हर्षित एक सूत्र है, ठीक है। विसर्ग को ओभाव हो गया। विसर्ग की 8 गतियां होती हैं, उनमें से एक गति होती है ओभाव।
जब आप पाणिनीय शिक्षा पढ़ेंगे ना, उसमें इन आठों गतियों का वर्णन है कि विसर्ग को किस तरह से सा आदेश होता है, विसर्ग को किस तरह से ओ होता है, विसर्ग को किस तरह से लोप होता है। तो यहाँ पे ओ भाव बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ना। तो बच्चा ये भी क्या है, ये आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन है ना। तो प्रजा के सुख में राज्ञ, राजा का सुखम सुख होता है। प्रजा नाम च हिते हितम, प्रजा नाम में कौन सी व्यक्ति नीतू? प्रजा नाम में कौन सी सर, व्यक्ति? हाँ, सप्तमी है। सप्तमी वचन बताओ। बहुवचन। अच्छा, बहुवचन। हाँ बच्चा, सही है, सही है, सप्तमी बहुवचन है। हाँ? प्रजा नाम भैया हाँ, गलत है, बताओ। षष्ठी बहुवचन। हाँ नीतू, कल पूरा राम शब्द याद करके आना, अकरान, है ना? जी सर, है ना? षष्ठी था। है ना? मैं भी सुनाऊंगी आपको। हाँ, वेरी गुड। प्रजा नाम च हिते हितम। एक कंफ्यूजन है। हाँ, जो अगर राम शब्द की तरह नहीं बनेगा ये प्रजा नाम, क्योंकि प्रजा जो है प्रजा अकरांत जो है, है वो अकरांत है, अकरांत है। हाँ, कोई ना, पहले अकरांत सीख लो, फिर अकरांत भी सीख लेना, है ना? कोई ना, नहीं, ये दीर्घकार अर्थ है, कहने का तात्पर्य ये है, वो प्रजा है, प्रज नहीं है, ये प्रजा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? चलो बच्चा, देखो यहाँ पे क्या है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख, प्रजा नाम च हिते हितम, और प्रजा के हित में ही, है ना, प्रजा के हित में ही, हिते यानी हित में जो है राजा का हित है। बिल्कुल सच बात है ना? आगे, न आत्म प्रिय हितम राज्ञ, है ना? चलो, ऐसा नहीं कि राजा जो है न आत्म प्रिय हितम राज्ञ, ऐसा भी नहीं कि राजा सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जो काम अच्छा लगे वही काम राजा को करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? तो जो मन राजा को कर रहा है कि इसमें मेरा हित हो रहा है इसलिए इस काम को ही करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, एक राजा को नहीं करना चाहिए, है ना? न आत्म प्रिय हितम राज्ञ, यानी यदि कोई राजा जो है अपने हित के लिए कोई काम कर रहा है तो प्रजा हित में नहीं है, आत्म प्रिय हित वाला काम बिल्कुल भी ना करे, बल्कि क्या करना चाहिए, प्रजा नाम तो प्रियम हितम, जो राजा के, जो प्रजा के लिए अच्छा काम है, प्रजा के लिए प्रिय है, ऐसे प्रिय हित कार्य को जो है करना चाहिए। यानी एक राजा को अपने लिए नहीं, यानी अपने आप को अच्छा लगने वाला हितकारी काम को बिल्कुल ना करे, है ना? या अपने आप जो काम राजा को अच्छा लग रहा है कि इस काम को करूंगा तो मेरा इसमें हित है, ऐसा कार्य कभी ना करे, हमेशा उस कार्य को करे जिसमें प्रजा का हित छिपा हो, है ना? लेकिन जो है आजकल कहीं ना कहीं 100% तो नहीं है ना बच्चा? चलो, क्लियर है? और ये से बच्चा याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है ना? चलो, कोई समस्या है इस कोटेशन में? नहीं सर। सर, आजकल तो 2% भी नहीं है प्रजा का हित। हाँ, अगर संपूर्ण जो है सभी राजी हो जाए प्रजा के हित में तो उतना ज्यादा अच्छा विकास हो जाएगा। आजकल तो खुद का देखते हैं, मतलब बहुत मिनिस्टर लोग तो अपनी लोगों को जॉब देते हैं, सर, टैक्स इतना ज्यादा पे करते हैं, सभी लोग करते हैं, नॉर्मल पीपल भी करते हैं, गरीब से गरीब करता है। हर कोई करता है। मैंने कल एक न्यूज पढ़ी थी कि किसी को 13 या 14 करोड़ की लॉटरी लगी है, उसका 30% टैक्स जाता है, और ऐसी चीजों में ज्यादा सरकार को टैक्स मिलता है, फिर भी वो टैक्स नेताओं तक ही रह जाता है, नीचे आता ही नहीं है लोगों तक। वो टैक्स तो ऑनलाइन फिलअप होता है, वो तो टैक्स जाता है, जितना भी आप लोग टैक्स, हम लोग टैक्स जो देते हैं ना किसी भी चीज पे, या है ना, वो तो जाता है वहाँ, है ना? लेकिन जो भ्रष्टाचारी होकर जो है जो पैसा बचा लेते हैं, है ना, अभी तो देखा होगा कि आपने सुना होगा कि फलना नेता के घर में इतना पैसा मिला, है ना? ये सब जो है ना, जो धन की अच्छी गति नहीं है ना, वैसे भी जो है बुरे काम का जो नतीजा तो बुरा होता ही ना, एक दिन ना। चलो अच्छा, आगे देखो यहाँ पे। हाँ, पढ़ो विशाल इसको। जी भैया। तस्मान न्यूत्युत्थो राजा कुर्यादार्थानुशासनम् अर्थस्य
अर्थस्य मूलमुत्थानम, अर्थस्य मूलमुत्थानम अनर्थस्य विपर्ययः, है ना। बहुत बढ़िया। देखो बच्चा, इसमें खास करके नीचे वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तस्मात् नित्य उत्थितो राजः, है ना, नित्य, जो राजा बहुत मेहनती है ना। एक राजा को जो है राज्य संबंधित कार्य, व्यवहार संबंधित कार्य, है ना, एक राजा को राज्य कैसे चलाना चाहिए, राजा के प्रजा के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, इस पर हमेशा चिंतन मनन करते रहना चाहिए अच्छे तरीके से, यानी राज्य संबंधी कार्यों को, प्रजा संबंधी कार्यों के प्रति, इन सभी प्रकार के कार्यों के प्रति जो निष्ठा पूर्वक, अनुशासन पूर्वक जो है राजा को जो है उद्योग करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, है ना। इसलिए यहाँ पे कहा गया है तस्मात्, इसलिए नित्य उत्थितो, इसलिए नित्य रूप से जो है उद्योगशील होकर, मेहनती होकर, है ना, एक राजा को क्या करें, कुर्यात अर्थ अनुशासनम, है ना, यानी राज्य संबंधी, व्यवहार संबंधी सभी प्रकार के कार्यों को अनुशासन पूर्वक उचित रीति से पूरा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसके पीछे अर्थस्य मूलम उत्थानम। बच्चा लोग ये बताओ, अर्थ की प्राप्ति कब होगा, आलस के माध्यम से होगा या मेहनत के माध्यम से होगा, ये बताओ। पैसा आपके पास कैसे आएगा, जब आप मेहनत करोगे, उद्योग करोगे, उत्थान होगा आपका, है ना। तो यही कहा जा रहा है कि अर्थस्य मूलम उत्थानम, उद्योग का जो मूल है, यानी आप जो है धन संपत्ति इत्यादि, ऐश्वर्य इत्यादि आएगा आपके पास जब आप उद्योग करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे। और मेहनत नहीं करेंगे तब क्या होगा बच्चा, अनर्थस्य विपर्यय, उसी विपरीत अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, अनर्थ की प्राप्ति होगी, कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा, है ना बच्चा। तो खासकर नीचे वाला लाइन अच्छे से ध्यान रखना, इस वाले चैप्टर में ये दो कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा। चले आगे, है ना। अंतिम देख लो कि यदि बच्चा आप लोग जो आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया और घर जाकर आज ही रिवाइज करते हो, रिवीजन करते हो, वो चीज क्या होता है, लंबे वक्त तक याद रहता है ना। और वही चीज रिवाइज नहीं कर रहे, सिलेबस देख नहीं रहे हो, है ना, तो कल को चल के वो बहुत दुखदायक भी बनता है ना। इसी चीज को यहाँ भी कहा जा रहा है कि यदि एक राजा मेहनती होता है तो उसको सुख की प्राप्ति होती है, आलसी करता है, आलस करता है तो उसे निरंतर दुख की प्राप्ति होती है ना। उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया। चलो देखो इसमें क्या है, नीतू पढ़ इसको। नीतू जीएसटी बनाने लगी, अब नीतू पढ़ेगी नहीं। चलो कौन पढ़ेगा, दीपिका पढ़ो। हाँ दीपिका पढ़ो। अनुत्थाने ध्रुवो नाशः प्राप्तस्य नागतस्य च प्राप्यते फलमुत्थानात् लभ्यते चार्थ संपदम। हाँ क्या कहा है, अनुत्थान है बच्चा, उत्थान का जस्ट विपरीत होता है अनुत्थान। क्या मतलब है बच्चा, आलस्य सर, नीचे गिरना। सर मैं पानी पी रही थी, फास्ट था मेरा। अच्छा, हाँ वेरी गुड। अनुत्थान है ना, कि यदि कोई राजा बिल्कुल मेहनती नहीं है, बिल्कुल आलसी कर रहा है, आलस है ना, अनुत्थान है ना। ध्रुव नासः, ध्रुव शब्द से हमने एक सूत्र पढ़ा था कारक प्रकरण में, वो सूत्र क्या है, ध्रुवोपयपतनम। हाँ कौन सी व्यक्ति लगेगी, पंचमी। हाँ तो ध्रुव नासः प्राप्तस्य, है ना। यदि राजा मेहनत नहीं करे तो राजा ने जो कुछ भी कमाया था, जो भी उसे प्राप्त हुआ था भूतकाल में, है ना, प्राप्तस्य अनागतस्य च, है ना, जो प्राप्त था और जो प्राप्त होने वाला है वो सब क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से नाशा भवति, नाश हो जाएगा, है ना। यदि वो मेहनत ही नहीं करेगा, जो पहले से कमाया हुआ था पैसा उसी को खर्च करता चला जाएगा, दोबारा कुछ कमाएगा नहीं, इनकम का सोर्स रहेगा ही नहीं, तो राजा क्या हो जाएगा, आलसी होकर सबसे नष्ट कर देगा। लेकिन प्राप्यते फलम उत्थान, यदि राजा उत्थान, है ना, उत्थानात लभते, यदि राजा मेहनती है ना, तो उसको प्राप्यते फलम, सभी प्रकार की फल की प्राप्ति हो सकती है। च अर्थ संपदम, साथ ही साथ अनेक प्रकार धन संपत्ति इत्यादि भी प्राप्त होगा,
है ना। यहाँ पे यही है कि एक मेहनती राजा को क्या क्या प्राप्त हो सकता है, एक आलसी राजा को क्या क्या प्राप्त हो सकता है, क्या क्या नाश हो सकता है, इसके विषय में ये कहा गया। तो ये भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना बच्चा। तो इस अध्याय में हम लोग ने कुछ भी नहीं छोड़ा है ना, सिर्फ कोटेशन, जितने इम्पोर्टेंट कोटेशन उसको देखा गया। जो पैराग्राफ है, एक दो पैराग्राफ छोड़ दिया गया, बाकी इतना कर लोगे आप इस अध्याय में। इस अध्याय में जितने भी कोटेशन अभी आपने देखा, ये सारे इम्पोर्टेंट है ना बच्चा। इसको रिविजन जरूर करना। कितना हो गया? 9:45 हो गया ना। तो बच्चा कल हम लोग 19वां अध्याय पढ़ेंगे। 19वां अध्याय कर ले क्या बच्चा? आप लोगों के पास टाइम है ना? सर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी बच्चे कर ले क्या 19वां अध्याय? सर कर लीजिए। है ना? पढ़ा है? 1 2 3 जी सर, कर लीजिए। तीन ही है ना। तो यहाँ तक जो है आपका जो है लगभग ये 18वां अध्याय कंप्लीट हो गया है ना। उसके बाद 19वां भी कर ही लेते हैं हम लोग, है ना। भूख तो नहीं लग रहा बच्चे आप लोग को? हाँ? लगी है पर कोई बात लगी है। नहीं। इला, दीपिका, सर आप मुझे लोग नहीं खाना है तो आप पढ़ा सकते हो, चाहे पूरी रात पढ़ाए, चाहे 9 दिन तक बिल्कुल पढ़ा सकते हैं कंटिन्यू। अच्छा व्रत है क्या आप लोग का आज? सर मेरा 9 दिन का रख रहे ना, तो मैं पढ़ सकती हूँ। 9 दिन का, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और किसी का व्रत है क्या? और किसका व्रत है? किसी और का व्रत है क्या? मैं भैया तो मेरा नहीं, भी है। थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं। अच्छा थोड़ा थोड़ा, चलो अच्छा, है ना। सर किसी को खाना नहीं खाना, आप पढ़ा सकते हैं पूरी रात। अब भाई देखो, किसी को कुछ खाना है पीना है खा लो, कोई दिक्कत नहीं। खाते खाते पढ़ो, सुनो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस ध्यान से देखना कि क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है ना बच्चा, इस बात का ध्यान रखो। दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन? जी भैया। ना चलो 19वां अध्याय जो है, एक राजा जो है अपना महल कैसा बनवाए, कहाँ पे बनवाए, है ना, उसकी बहुत विस्तृत जानकारी इसमें दिया गया था। हमें यहाँ पे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इसमें देखना है ना। 2-3 इसमें इंपॉर्टेंट लगा मुझे, जिसका 19वां अध्याय का नाम है निशांत प्रतिनिधि, है ना बच्चा। इसमें हम लोग देखेंगे राजभवन का निर्माण कैसे होता है और राजा का और क्या क्या कर्तव्य है, इसमें हम लोग देखें। तो राजभवन के निर्माण से संबंधित 1-2 कोटेशन है ना। तो बस इसमें हम लोग ये फटाफट देख लें। चलो संगीता पढ़ोगे? चलो आप सुन लो अच्छे से। भैया पढ़ोगे? पढ़ो। वास्तु वास्तु प्रशस्ते देशे सप्रकार परिखाद्वार मते कक्षया परिगतम अंतःपुरम कार्येत। हाँ बहुत बढ़िया। देखो क्या क्या कहा जा रहा है कि एक राजा को अपना महल बनवाना चाहते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? वास्तु प्रशस्त देश, उस स्थान विशेष को चुनना चाहिए। उस स्थान विशेष में महल बनाना चाहिए, घर बनाना चाहिए, जहाँ पे वास्तु विद्या के जो जानकार हैं, एक्सपर्ट है, जिस स्थान विशेष को उचित बताए, उस स्थान पे जो है उसी स्थान को चूज करना चाहिए, चुनना चाहिए, है ना। और प्रकार परीक्षा द्वारम, है ना, ठीक है। तो अंतःपुर का निर्माण, अंतःपुर क्या होता है बच्चा? जहाँ पे राजगृह। नानी आधुनिक लोग भाषा में रहते हैं ना, हम उसको अंदर बोला जाता है। क्या बारी बात सुन लो। हाँ आधुनिक लैंग्वेज में हम तो राजा की जो नहीं घर होता है, उसमें बहुत सारी रानियां रहती हैं, उसको बोलते हैं अच्छा, अंतःपुर। है ना, बाप रे बहुत बढ़िया। कक्षया परिगतम, है ना। तो देखो क्या क्या जब राजा अंतःपुर का निर्माण करवाए, महल का निर्माण करवाए, है ना, तो उसके चारों तरफ, है ना, कक्षया परिगतम, है ना, उसके चारों तरफ एक कक्षया परिगतम क्या करना चाहिए? परीक्षा द्वार, परीक्षा कहते हैं सा प्रकार परीक्षा, मतलब बाउंड्री टाइप का जो होता है ना। आज के टाइम पे भी क्या, जब घर बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें देखते हैं कि चारों तरफ से बाउंड्री करवाते, बॉर्डर, है ना, लोहे के तार से, बांस से या फिर ईंट से चारों तरफ बाउंड्री कर देते हैं, है ना, ताकि जो है शत्रु देश घर में एंट्री ना करे, है ना। या फिर खाई का निर्माण कराते हैं, है ना, ताकि कोई शत्रु देश, जैसे आपने देखा हो राजस्थान के जितने भी महल या किले होते थे, वो पहाड़ों की ऊंचाइयों पे बनते थे और चारों तरफ खाई ही होती है। देखा है आप लोगों ने? कभी राजस्थान गए हो? सही सर।
है ना। तो कभी मौका मिले तो घूम के आया करो जयपुर वगैरह, उदयपुर। उदयपुर तो बहुत सुंदर है ना, बहुत बढ़िया। हम लोग गए थे बीए के टाइम पे, 7 दिन का ट्रिप था, बहुत मजा आया था, है ना। 7 दिन में ज्यादा खर्च भी नहीं हुआ था, 2200 में हम लोग खाना पीना रहना सब था, बहुत मजा आया था वहाँ। कभी मौका मिले जयपुर घूम के आओ। जयपुर पिछले साल गया था, वो भी अच्छा है, मतलब काफी मजेदार। उदयपुर घूम के आओ, मतलब जब भी लाइफ में मौका मिले घूमने का जरूर घूमो, है ना। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपने महल को ऐसे स्थान पर बनाए जहाँ चारों तरफ से एक तो बाउंड्री कर दो, या फिर ऐसे स्थान में देखो जहाँ पे खाई विशेष भी हो, है ना। इस प्रकार से जो है अपने स्थान विशेष, ऐसे स्थान विशेष को एक राजा को चुनना चाहिए, है ना। और दूसरा यहाँ पे जस्ट नीचे एक लाइन और इसको ऐड कर लो, है ना। चलो नीतू पढ़ इसको। जी सर। कोश कोश गृह विधाने वाग मध्ये वासगृहम गूढ़भृत्ति संचारम मोहन गृहम तन मध्ये वासगृहम। हाँ बच्चे, घर है यहाँ पे मोहन गृहम। ये मोहन गृह क्या होता है? हाँ मंदिर। अच्छा, मोहन नहीं, भूल भुलैया ऐसा घर, है ना, जिसमें एंट्री कर लोगे तो उसमें आप इजली से बाहर निकलोगे नहीं, कि पता नहीं कैसे। घर यानी वाला घर जो म्यूजियम में है, कांच का है वो, मैंने देखा आज है। के टाइम में आपने देखा होगा, पता ही नहीं चला एंट्री गेट कहाँ पे, एग्जिट गेट कहाँ पे है ना। उसको मोहन गृह कहते हैं, मोहित कर लेने वाला। हाँ माया महल था ना महाभारत में, जिसमें दुर्योधन पूरा था। बिल्कुल वैसा ही। हाँ लक्षागृह है ना। नहीं, लक्षागृह दूसरा था, वो तो जला। लक्षागृह हाँ वो जल गया था। एक और गृह था, है ना। तो यहाँ पे इंद्रप्रस्थ, बिल्कुल, है ना। इंद्रप्रस्थ आज के टाइम में कौन सा शहर है? दिल्ली। अच्छा, वेरी गुड, है ना। तो देखो बच्चा क्या कहा जा रहा है, कोश गृह विधानेन वा, है ना, मध्य वास गृहम, है ना। तो ये कह रहे हैं कि कोषागार, कोषागार समझते हो बच्चा? कोष गृह समझते हैं? जी सर। है ना, जिस प्रकार से हाँ खजाना जहाँ रखते हैं ना, है ना। तो जो विधि कोष गृह के बनाने में यूज किया जाता है, हाँ, तो उसी के माध्यम से या उसी के द्वारा जो है मध्य में, है ना, क्या करना चाहिए, अंतपुर, है ना, अंतपुर के मध्य में जो है वास गृहम, है ना, राजा का जो निवास स्थान है, जो महल है, वहां बनवाए, है ना। और या फिर गूढ़ भीति संचारम मोहन गृहम तत् मध्य वास गृहम, या फिर ऐसा मोहन गृह बनवाए जिसकी जो है गूढ़ भित्ति, जिसकी जो दीवारें हैं, गलियां हैं, बिल्कुल पता ही ना चले कि हाँ घर भी है ना। आपने देखा होगा महाभारत में जब दुर्योधन उनके घर में आ रहे थे तो वो गिर गए थे, याद आ रहा है वो कॉन्सेप्ट? तो उनको लगा कि जहाँ पानी था, पर वो जमीन जैसा दिख रहा था। हाँ, तो वो भी एक प्रकार मोहन गृह है। फूलों से सजाया हुआ था, सजाया हुआ था, तो उसमें गिर गए थे। नहीं वो तो हाँ सीरियल में देखा होगा ना, इस तरह से, है ना। इस तरह से वो बना हुआ था ना, कि ऐसा लगता है कि जहाँ जमीन है वो पानी जैसा दिखता था, या पानी वो जमीन जैसा दिखता था, है ना। अलग ही रचना थी, है ना। तो एक राजा को अपना मकान कहाँ बनवाना चाहिए, है ना, कोषागार के अंतपुर के बीच में, या फिर जो है मोहन गृह जिसको कहते हैं, है ना, उसके बीच में राजा को जो है ना अपना मकान बना के रहना चाहिए, है ना। इस सामान्य सा है प्रश्न, इसमें मेन प्रश्न जो है इसके कोटेशन से अंदर जो है आ सकता है ना। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स कंडीशन लिखा हुआ था कि यदि राजा के महल पे कोई बाहरी शत्रु का आक्रमण आता है तो कैसे बचा जाए, राजा को जो भोजन करने से पहले किसको टेस्ट कराया जाए, है ना। तो अलग अलग उपाय बताया गया था कि राजा की सुरक्षा के लिए जो है भोजन का, या कोई इंसान उनसे मिलने के लिए आ रहा है तो उसकी परीक्षा कैसे की जाए, ये सब जो है उसमें बहुत सारा लंबा चौड़ा दिया हुआ था, है ना। तो पढ़ना हो तो पढ़ सकते, लेकिन एग्जाम के पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं, है ना। ये कोटेशन थोड़ा सा ध्यान रखना, नियते मत कोकिलहा, है ना, कोयल जो है जहर को देखकर मर जाती है। और भी बहुत सारे कंडीशन दिया था कि कैसे जहर को पहचाना जाए, कि अगर उस जिस खाने में जहर मिला हुआ यदि उसको जलाओगे तो नीला कलर बन जाता है जहर का। अलग अलग कॉन्सेप्ट वहां पे दिया हुआ है ना बच्चा। तो कभी टाइम मिले तो उसको देखना जरूर। हमें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है ना। चलो देखो यहाँ पे
इला पढ़ो इसको। स्वभूमो च वसेत् सर्वः भूमो न सचरेत् न च बाह्येन संसर्ग कश्चित् अभ्यंतरो वर्जेत। हाँ बच्चे, स्वभूमो च वसेत, ये परिचारक कौन होता है? क्या होता है बच्चा? परिचारक, परिचारिका। जो गेट पे रहते हैं सर। चलो, एक कोई गेट पे रहता है। हाँ, और कोई बच्चा? और वो हाँ। रानी का जो जो सेवक परिचारिका करते हैं ना, उसको परिचारिका बोला जाता है। कौन 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 कौन? सामान्य तौर पर सेवक या सेवी हुआ। हाँ, आपने कई बार कहानियों में पढ़ा होगा कि परिचारिका आ रही है, परिचारक आ रही है, आ रहा है ना? दास दासी भी प्रयुक्त होता है इनकी हाँ, जगह। दास दासी के लिए प्रयोग होता है, राजा रानी के लिए अलग अलग, है ना? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो राजा का जो परिचारक होगा, सेवक होगा, दास होगा, और जो रानी की जो परिचारिका होगी, वो दोनों अपने 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 स्थान पे ही रहे, कभी एक दूसरे से मिले ना, है ना? एक दूसरे के स्थान पे बिल्कुल आके बातचीत ना करे, है ना? यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वभूमो च वसेत, उन दोनों को अपने अपने स्थान पे ही रहना चाहिए। सर्वम पर भूमो न संचरित, कभी भी एक दूसरे के स्थान पे नहीं आना चाहिए। ये कभी नहीं करना चाहिए कि राजा का जो परिचारक है वो रानी की परिचारिका के पास चला जाए और परिचारिका जो है राजा के पास चला जाए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, है ना? ये यहाँ पे कहा गया है। आगे न च बाह्येन संसर्ग, अब ये एक मिनट, इसी प्रकार से न च बाह्येन संसर्ग, कोई बाहर का आदमी जो है भीतर के आदमी से जो है ना, न च बाह्येन संसर्ग कश्चित आभ्यंतरो व्रजेत, है ना? ये कभी भी नहीं करना चाहिए कि जो राजा के लिए या राजा के रूप में, राजा के लिए दासी के रूप में, दास के रूप में, सेवक के रूप में जो लोग रह रहे हैं, तो बाहरी लोगों से कभी भी मुलाकात ना करें। क्यों ऐसा क्यों मना किया जा रहा है बच्चा? क्या इसके पीछे रीजन, क्या लॉजिक है? एक राजा को इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि उसके साथ में काम करने वाले जो लोग हैं, सेवक है, वो बाहरी किसी इंसान से ना मिले। इसके पीछे क्या रीजन है? बोल बच्चा। जिससे सर वो अंदर की बातें बाहर में बता दे, तो राजा की जो भी बातें हैं बिल्कुल, क्योंकि बाहर किसी से ना कह दे। हाँ, इन परिचारकों को जो है ना, पूरा महल का खाचा, है ना, पूरा जो है ना, वो पता होता, डिजाइन पता होता, राजा कब सो रहा है, कब जग रहा है, रानी से कब जो है वो मिल रहा है ना? सब उसको रूटीन पता होता है इन लोगों को, है ना? तो बाहरी आदमी से मिलेगा तो राजा को खतरा हो सकता है। राजा के जो सबसे ज्यादा करीब होते हैं ना, वो वही क्या होता है, सबसे ज्यादा खतरा भी होते हैं राजा के लिए, है ना? ये चीज यहाँ पे संकेत के रूप में हमें मिलता है। ठीक है बच्चा, ये भी इंपॉर्टेंट कोटेशन के रूप में देखा जा सकता है। और इसी का जो अंतिम कोटेशन है 19वें अध्याय का, है ना? तो एक राजा को जो है, राजा से मिलने के लिए कोई आता है तो कैसे उसका जांच पड़ताल करना चाहिए, है ना? जैसे आप लोग भी क्या करते हैं, अपने मेन कॉलेज के अलावा किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किसी दूसरे कॉलेज में जाते हैं, तो क्या करते हो, अपना पूरा डिटेल लिखते हो रजिस्टर में ना। उसी प्रकार से यहाँ पे ये चीजें पहले भी हुआ करती थी, है ना? चलो निधि पढ़ो उसको। जी सर। सर्वं च अवेक्षितं द्रव्यं निर्बध्य आगम निर्गमं निर्गच्छेद छेद अधिगच्छेद मुद्रा संक्रांतं भूमिकम्। हाँ बच्चा, क्या होता है कि राजा के महल से जो भी वस्तु बाहर जा रहा है और राजा के महल में जो भी वस्तु अंदर जा रहा है, उसका अच्छे से जांच करना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ। होता है ना कि यूनिवर्सिटी में जब जाते हो तो आई कार्ड दिखाते हो, आपके मेट्रो में एंट्री करते हो तो क्या पूरा जांच होता है ना? उसी प्रकार से कहीं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल स्थान पे जाते हो, है ना? जैसे अब मान लीजिए आपको संसद भवन बुलाया गया तो बहुत अच्छे से जांच होती है आपकी, है ना? जब बाहर निकलो तभी जांच होती है ना? तो यहाँ पे कहा गया कि सर्वम च अवेक्षितम द्रव्यम, जो भी द्रव्य, जो भी वस्तु, है ना, निबद्ध आगम निर्गमम, कोई भी वस्तु अंदर आ रही है या कोई भी वस्तु अंदर से बाहर जा रही है, उन सभी द्रव्यों को क्या किया जाता है? निबद्ध, अच्छे से जांच पड़ताल होता है ना? अच्छे से जो है रजिस्टर मेंटेन होता है, रजिस्टर में लिखा जाता है कौन सी वस्तु कब आ रही है, कब जा रही है, पूरा चेक होता है ना? निर्गच्छेत अधिगच्छेत वा, कौन सी वस्तु निकल रही है, कौन सी वस्तु अंदर प्रवेश कर रही है,
है ना। ये सब का जो है राजमहल में जो है एक रजिस्टर होता है, उसमें मेंटेन किया जाता है। हाँ, लिख देना चाहिए। या फिर मुद्रा संक्रांतम भूमिकम, हाँ, या फिर जो भी वस्तु अंदर बाहर जा रही है ना, प्रत्येक वस्तु पे क्या होना चाहिए, मुद्रा संक्रांत, जिसको हम लोग मोहर कहते हैं, मोहर, है ना, जो ठप्पा जिसको कहते हैं ना कि ऑफिशियल यहाँ पे मोहर लगा दीजिए। जो भी वस्तु अंदर बाहर जा रही है तो उस पर क्या होता है, एक सील होता है, ऑफिशियल सील या फिर राजकीय मोहर होती है ना, जिसके माध्यम से पता चल जाता है कि ये इसी राज्य या इसी महल में जाने वाला है ना। तो ये जो है इस तरह से आपका 19वां अध्याय समाप्त होता है। बच्चा ये 19वें अध्याय में भी ये दोनों जो कोटेशन आपने पढ़ा, ये भी इम्पोर्टेंट ही है बच्चा। कल हम लोग 20वां अध्याय कंप्लीट करके संपूर्ण जो कौटिल्य अर्थशास्त्र विनय अधिकारी कल कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का। काफी लंबा दिन चला ये, है ना। कल के बाद फिर हम लोग काव्य प्रकाश पे आएंगे, और काव्य प्रकाश के लिए काफी है 10 दिन, है ना, 10-12 दिन तो लगेंगे उसमें अच्छे से। भैया कारक का आपने करा दिया आज